नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये श्रृंखला जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, इस श्रृंखला में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं और इस इतिहास को कवर करने के क्रम में जो हम लोगों का वो स्रोत है, जो सोर्स है, वो प्राचीन इतिहास के भारत का जो एस के पांडे जी की पुस्तक है, एस के पांडे जी की पुस्तक है, वो पुस्तक को के माध्यम से हम लोग प्राचीन इतिहास को कवर करने वाले हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ वीडियोस जो हैं अपलोड कर चुके हैं और काफ़ी दिनों से प्राचीन भारत के इतिहास का जो वीडियो था वो अपलोड नहीं हो रहा था। लेकिन अब से हम लोगों ने क्या किया है, इसको स्टार्ट कर दिया है प्राचीन इतिहास को कवर करना इनकी पुस्तक के माध्यम से। तो अब हम लोग इस पुस्तक को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। और इस पुस्तक में क्या है कि एक टॉपिक कवर होने के बाद उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक टॉपिक समाप्त होने के बाद, जैसे एक लेसन, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक काल ये वाला लेसन समाप्त होने के बाद उसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड। तो उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग कवर करेंगे, तब जाके अगले लेसन पर हाथ लगाएंगे। तो इसी प्रकार से यही क्रम रहेगा हम लोगों का। धीरे धीरे इस पुस्तक को हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। इस पुस्तक को कवर करने के बाद यही नहीं, इस पुस्तक को भी कवर किया जाएगा। इतिहास की बात करें अगर, तो जैसे विपिन चंद्रा की पुस्तक है, इसके बाद एस के पांडे और स्पेक्ट्रम वगैरह की जो पुस्तकें हैं, इतिहास की 5-6 पुस्तकें हम लोग, वो भी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन सभी तीनों के तीनों इतिहास को हम लोग कवर करेंगे। और जो भी जितनी पुस्तकें मार्केट में जो कि चर्चित पुस्तकें होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के संदर्भ में, तो उन सभी पुस्तकों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक तरफ सभी पुस्तकों को कवर किया जाएगा, एक तरफ सभी विषयों को कवर किया जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। इससे पहले जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के दौरान हमने क्या पढ़ा था, पाषाण काल पढ़ रहे थे। पाषाण काल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 3 भागों में बांटा जाता है पाषाण काल को। तो हम लोग क्या किए हैं, पूरा पाषाण काल का अध्ययन स्टार्ट किए हैं। और सारी चीज़ें वही होंगी, सारी चीज़ें वही होंगी जो कि एस के पांडे जी की पुस्तक में दी गई हैं। सारी चीज़ें, जो सारे के सारे कंटेंट जो होंगे उसी पुस्तक से उठाया जाएगा, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल हम लोग कवर कर रहे हैं। उसमें पूरा पाषाण काल में भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल होता है, मध्य पूरा पाषाण काल होता है और उच्च पूरा पाषाण काल होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसी दौरान पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। ये जो पुस्तक है, पुस्तक का ये ऊपर वाला पेज जो होता है, जो कवर होता है, वो आप पहचान लीजिए, यही पुस्तक है। इसी पुस्तक के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं पूरे के पूरे प्राचीन इतिहास को कवर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग पूरा पाषाण काल को कवर कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत क्या है, हम लोग प्रमुख स्थल के बारे में देख रहे थे, प्रमुख स्थलों के बारे में देख रहे थे। तो स्थलों में हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे कि अब हम लोग उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख स्थल हैं, पूरा पाषाण काल से संबंधित उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में चर्चा होगी। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की बेलन घाटी में पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण का मतलब हम कह सकते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल को पूरा पाषाण काल भी कह सकते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का अर्थ है ये निम्न पूरा पाषाण काल। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की बेलन घाटी में निम्न पूरा पाषाण काल युग से लेकर नव पाषाण काल तक, मतलब कि नव पाषाण युग तक के उपकरणों का एक पूरा अनुक्रम प्राप्त हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन हो सकती है, ये महत्वपूर्ण लाइन हो सकती है कि मिर्ज़ापुर ज़िले की बात करें तो मिर्ज़ापुर ज़िले की बेलन नदी घाटी से, मिर्ज़ापुर ज़िले की
बेलन नदी घाटी से। बेलन नदी घाटी की बात करें तो यहाँ पे तीनों प्रकार के, कहाँ से लेकर पूर्व पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक, यानी कि अगर बात करें हम लोग तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल, ये तो तीनों आ जाएंगे पुरापाषाण काल के अंतर्गत। इसके बाद आएगा मध्यपाषाण काल, तब आएगा नवपाषाण काल। तो इतना मतलब कि निम्न पुरापाषाण काल से लेकर के नव पुरापाषाण तक का के उपकरण यहाँ से पाए गए हैं। इनका एक उपक्रम पाया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो है बेलन नदी घाटी में जब से मानव का विकास स्टार्ट हुआ तब से लगातार वहाँ पे चल रहा है कि निम्न पुरापाषाण काल के लोग भी वहाँ पर निवास करते थे। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल के भी लोग वहाँ पे निवास करते थे। उच्च पुरापाषाण काल के लोग भी वहाँ पर निवास करते थे और मध्य पुरापाषाण काल के लोग भी वहाँ पर निवास करते थे। आखिरकार नवपाषाण काल के लोग भी वहाँ पर निवास करते थे। एक विकास का क्रम वहाँ पे गुजरा है मिर्ज़ापुर ज़िले के बेलन नदी घाटी से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये अगर आपसे प्रश्न कभी पूछे कि मतलब कि तीनों पाषाण युग के उपकरण, तीनों पाषाण युग मतलब कि नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल, तो तीनों पाषाण युग के जो औजार हैं या जो उपकरण हैं वो कहाँ से पाए गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि मिर्ज़ापुर ज़िले के बेलन नदी घाटी से ये पाए गए हैं। इसके बाद बात करें तो बेलन घाटी जो है, यहाँ पे क्या है कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। तो बेलन घाटी में एक जगह है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया था। तो बेलन नदी घाटी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल है, तो उसका जो उत्खनन कार्य हुआ था, वहाँ पे जो अनुसंधान किया गया था वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित एक व्यक्ति हैं GR शर्मा, उनके निर्देशन में ये चीज़ वहाँ पे किया गया था। क्या किया गया था? अनुसंधान वहाँ पर किया गया था। बेलन टोंस की सहायक नदी है, टोंस नदी है उसकी सहायक नदी बेलन है, जो कि मिर्ज़ापुर के मध्य पठारी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। पूर्व पुरापाषाण काल यानी कि निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल पाए गए हैं। तो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी? पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल में 3 पाषाण काल आते हैं, एक तो निम्न आता है, एक तो निम्न, दूसरा आता है मध्य और तीसरा आता है उच्च। तो ये तीनों में से किसकी बात हो रही है? पहले की बात हो रही है, जो उच्च निम्न पुरापाषाण काल है। इसको पूर्व पुरापाषाण काल भी कहा जाता है। तो पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ पे कितने स्थल पाए गए हैं? 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, जहाँ हैंडेक्स मतलब हस्त कुठार, क्लीवर, स्क्रैपर, चापर चापिंग आदि प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो है हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, चापर चापिंग, ये उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा भी मिली है। तो इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ हो सकता है कि यहाँ से क्या मिला है। यहाँ पे जो क्या उपकरण जो मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ और मिलता है। एक जगह है बेलन नदी घाटी में के आसपास, यानी बेलन नदी घाटी के आसपास एक जगह है लोहदा नाला। क्या है? लोहदा नाला। इस क्षेत्र से निम्न पुरापाषाण की अस्थि निर्मित मातृ मतलब हड्डी की बनी हुई एक मातृ देवी की मूर्ति या तो फिर प्रतिमा मिली है, जो कि संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इस समय कौशाम्बी में जो संग्रहालय है वहाँ पे सुरक्षित रखा गया है इसको। अगला जो स्थल है, वो जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र की बात करेंगे हम लोग कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा क्षेत्र है पुरापाषाण काल से संबंधित। तो महाराष्ट्र में नेवासा के पास चिरकी में हैंडेक्स, खुरचनी, बेधक आदि पाए गए हैं। तो यहाँ पे हैंडेक्स पाया जा रहा है, खुरचनी पाया जा रहा है और बेधक पाया जा रहा है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के नेवासा के पास चिरकी से। कहाँ से? चिरकी से ये पाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के कोरेगांव, चंदौली एवं शिकारपुर में पुरापाषाण युगीन बस्तियां पाई गई हैं। तो महाराष्ट्र के इन क्षेत्रों में भी पुरापाषाण युगीन बस्तियां पाई गई हैं। कहाँ पे? कोरेगांव, चंदौली और शिकारपुर, इन क्षेत्रों से भी
पूरा पाषाणकालीन बस्तियां पाई गई हैं। पूरा पाषाण युगीन बस्तियां थी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ राशि नदी यानी कि सिंह भूमि में भी हस्तकुठार, राशि नदी यहाँ पे क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे इसको काटिए। यहाँ का क्या है कि सिंह भूमि में, आप देखिए कि सिंह भूमि में हस्तकुठार यानी कि हस्तकुठार और काटने के औजार आदि अनेक पूरा पाषाण युगीन बस्तियां मिले। कहाँ पे, सिंह भूमि में। महाराष्ट्र में सिंह भूमि में भी इस प्रकार के औजार मिल रहे हैं। इन बस्तियों में मुख्यतः हाथी की कुल्हाड़ियाँ, मतलब कि इन बस्तियों में मुख्यतः हाथ की कुल्हाड़ियाँ और काटने के औजार पाए गए हैं। दामोदर एवं स्वर्ण रेखा नदी की घाटियों से भी पूरा पाषाण युगीन प्राप्त हुए हैं। तो ये महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब बात करें अगर उड़ीसा में प्रमुख स्थल जो हैं पूरा पाषाण काल से संबंधित, तो वो कौन कौन से हैं। तो वैतरणी नदी की बात कर लें, ब्राह्मणी और महानदी के डेल्टा क्षेत्र में पूरा पाषाण युगीन औजार मिले हैं। कहाँ पे, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में मयूरभंज एक स्थान है। मयूरभंज में जो स्थल वो है बुहारवलंग घाटी। बुहारवलंग घाटी में प्रारंभिक और मध्य पूरा पाषाण युग के कई औजार पाए गए हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ियाँ, खुरचनी, ब्लेड आदि यहाँ पे औजार पाए गए हैं। उड़ीसा में इन क्षेत्रों की बात हो रही है। तो उड़ीसा में कौन कौन से क्षेत्र हमें मिल रहे हैं। वैतरणी नदी, उड़ीसा में वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी का डेल्टा। और कौन सा क्षेत्र है उड़ीसा में, मयूरभंज में क्या है, बुहारवलंग। तो ये बुहारवलंग घाटी है। क्या है, घाटी है। तो ये बुहारवलंग घाटी और इसके बाद कहाँ गया स्थल, हाँ, ये प्रमुख स्थल हैं कहाँ पे, उड़ीसा के। किससे संबंधित, पूरा पाषाण काल से संबंधित। कौन कौन से, वैतरणी नदी का क्षेत्र जो है वो है, ब्राह्मणी नदी क्षेत्र में, महानदी के डेल्टा में, मयूरभंज के बुहारवलंग घाटी में। तो ये क्या है, ये यहाँ के क्षेत्र है। अब बात करें कि यहाँ से पाए गए औजार कौन कौन से हैं। तो ये प्रमुख औजार हैं, हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी और ब्लेड। तो जो प्रमुख चीज़ें हैं, अगर पूरा पाषाण काल की बात करेंगे हम लोग, तो जो प्रमुख चीज़ें हैं वो क्षेत्र ही होता है और किस क्षेत्र से क्या पाया गया है, ये चीज़ महत्वपूर्ण होता है। बस दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं इधर प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में बात करें तो। दक्षिण भारत में और स्थल की बात करें तो यहाँ से हैंडेक्स परंपरा के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप क्षेत्र में पाया गया है। तो मद्रास से हैंडेक्स पाया गया है सर्वप्रथम। अगर सर्वप्रथम हैंडेक्स की बात करें तो सर्वप्रथम हैंडेक्स मद्रास से ही पाया गया है। कहाँ से, पल्लवरम से। अगर मद्रास में एक क्षेत्र है पल्लवरम, तो उस क्षेत्र से क्या पाया गया है, उस क्षेत्र से पहली बार हैंडेक्स पाया गया है रॉबर्ट ब्रुसफुट के द्वारा वो चीज़ वहाँ से खोजा गया है, मद्रास के पल्लवरम से। ठीक है, तो इसी कारण इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। तो हैंडेक्स संस्कृति जो है उसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि हैंडेक्स सर्वप्रथम मद्रास से ही खोजा गया था। हैंडेक्स का पाया जाना सर्वप्रथम मद्रास में ही हुआ था, मतलब कि सर्वप्रथम मद्रास में ही हैंडेक्स उपकरण पाया गया था, इसलिए मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है हैंडेक्स संस्कृति को। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रुसफुट ने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। तो पल्लवरम नामक स्थान से 1863 ईस्वी में क्या हुआ था कि रॉबर्ट ब्रुसफुट, ये क्या थे, भूवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया। अब ये हैंडेक्स सबसे पहले मिला कहाँ है, मद्रास से। तो इसीलिए हैंडेक्स संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिए। आगे बात हो रही है कि इनके मित्र, किनके, रॉबर्ट ब्रुसफुट के मित्र, इनके मित्र ने क्या किया, रॉबर्ट ब्रुसफुट के मित्र मद्रास के अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोज निकाले हैं। कहाँ से, अतिरमपक्कम से। इसके बाद डी टेरा
तथा पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। तो येल कैम्ब्रिज अभियान दल किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो डी टेरा और पीटरसन महोदय के नेतृत्व में। डी टेरा और पीटरसन महोदय के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान चलाया गया। तो इस अभियान के तहत भी इस क्षेत्र में अनुसंधान किए गए और बड़ी मात्रा में किए गए। इसके अलावा बी.डी. कृष्णस्वामी, आर.बी. जोशी तथा के.डी. बनर्जी जैसे विद्वानों ने भी इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किए। दक्षिण भारत में मद्रास में स्थित कोर्तल्यार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्थित वादमदुराई से बहुसंख्यक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी नदी घाटी में दूसरे महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं? अतिरम्पक्कम एवं गुड्डियम हैं। अतिरम्पक्कम और गुड्डियम यहाँ के प्रमुख स्थल ये सब भी है। यहाँ से भी बड़ी संख्या में हैंडक्स, क्लीवर और फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के हैंडक्स किस प्रकार के हैं? एस्चुलियन प्रकार के हैं। यहाँ के जो हैंडक्स हैं वो किस प्रकार के हैं? यहाँ के हैंडक्स एस्चुलियन प्रकार के पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में बात करें तो गिद्दलूर, करीमपुरी तथा कर्नाटक में विशेषकर कृष्णा की दो सहायक नदियों मालप्रभा और घाटप्रभा के आसपास अनेक पूर्व पुरापाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें कर्नाटक में स्थित अनगवाड़ी और बागलपुर प्रमुख हैं। गुलबर्ग जिले में स्थित हुंसगी अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। वर्तमान में पूर्व पुरापाषाणकाल युगीन स्थल भारत के प्रायः सभी भागों से मिले हैं, जिसमें असम की घाटियां भी सम्मिलित हैं। अब इनके जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल के लोगों के जीवन यापन के बारे में बात होगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि पुरापाषाण कालीन मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। तो ये पॉइंट भी नोटेड माय लॉर्ड, इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। ये देखना है कि किस युग में कृषि का ज्ञान हो जाता है। मतलब पुरापाषाण काल तो क्लियर है कि अब नहीं हुआ था। अब जब हम लोग मध्य का पाषाण काल की ओर अग्रसर होंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि अभी यहाँ पे कृषि का विकास हो पाया है कि नहीं। एक क्या होगा कि एक कृषि के जैसे एक विकास के क्रम में देखा जाएगा कि पहले यहाँ पे कृषि का विकास हुआ है कि नहीं, पहिए का खोज हुआ है कि नहीं, व्यापार लोग कर रहे हैं कि नहीं, आग की खोज हुई है कि नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे एक विकास के क्रम को देखेंगे तो ठीक है, मतलब जो समझ है वो ठीक ठाक बनी रहेगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट करिएगा कि जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल में पूरे की पूरे पुरापाषाण काल की बात हो रही है। जैसे कि पुरापाषाण काल में 3 भाग है ना, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल। तो इन तीनों भागों में, इन तीनों कालखंडों में कृषि का ज्ञान नहीं था। तो पुरापाषाणकालीन मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, सीधी सी बात है। इस कारण से वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर रहता था। तो अब चूंकि कृषि का विकास नहीं हुआ है, खेती बाड़ी नहीं हो रही है, तो फसल का उत्पादन तो होगा ही नहीं। फसल का उत्पादन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ खाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। तो जो व्यवस्था थी वो तो सबसे पहले यहाँ पे फल फूल लिख दिया गया है, लेकिन सबसे पहले तो लिखना चाहिए ये चीज़ कि आखेट में मारे गए पशु, मतलब कि शिकार में मारे गए पशु, जीव जंतु, जानवर, ये प्रमुख था। फल फूल तो इनके बाद थे। जो पशु पक्षी जो मारते थे, जो पशुओं का शिकार करते थे, तो ये पहले नंबर पे था। ठीक है, ये पहले नंबर पे ये प्रमुख था। इनका पशुओं मतलब शिकार से प्राप्त मांस ही इनका प्रमुख भोजन था। तो शिकार से प्राप्त मांस यानी कि आखेट में मारे गए पशु, इसके बाद फल फूल भी थे जो प्रकृति द्वारा दिए गए जा रहे थे, नदियों एवं झीलों से पकड़ी गई मछलियाँ आदि पर इनका क्या था, भोजन जो करते थे वो निर्भर था।
अब चूंकि कृषि का विकास नहीं हुआ है, खेती कर नहीं रहे हैं, तो अनाज जो उगा कर खाते हैं वो तो खाएंगे नहीं। सीधी सी बात है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें होंगी, जो प्रकृति प्रदान कर रही होगी, वही चीज़ वो ग्रहण करके उसका भक्षण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्थात इस काल का मानव आखेट और खाद्य संग्राहक था। आखेट था और खाद्य संग्राहक था। पूरा पाषाण युगीन बस्तियों में भारतीय और विदेशी मूल के जानवरों के अवशेष बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल में भारतीय नस्ल के जानवरों के अवशेष तो मिले ही मिले हैं, और विदेशी मूल के जो जानवर है उनके भी नस्ल मिले हैं। इनका मतलब कि पशुओं का या जानवरों का पलायन हो रहा था उसमें, ठीक है। क्योंकि विदेशी मूल के जो जंतु हैं, जो जीव हैं, जो जानवर हैं, उनके अवशेष अगर मिले हैं तो इसका मतलब कि उनका पलायन होकर कहीं न कहीं भारत की ओर बढ़ रहे थे। किधर से? उत्तर पूर्व की ओर से। आगे बात करें जीवन यापन में तो नर-वानर, नीलगाय, जिराफ, कस्तूरी मृग, बकरी, भैंस, चिंकारा, गाय, सूअर आदि स्वदेशी मूल के पशु प्रतीत होते हैं। तो इन जानवरों को, इन पशुओं को कहा जा रहा है कि ये स्वदेशी मूल के थे। इसके अलावा ऊंट एवं घोड़े का संबंध उत्तरी अमेरिका से स्थापित किया जाता है। दरियाई घोड़ा एवं हाथी मध्य अफ्रीका से भारत पहुँचे होंगे, ऐसा कहा जाता है। अधिकांश पशु उत्तर भारत की पश्चिमी सीमा से प्रविष्ट हुए होंगे। उस समय अफ्रीका एवं भारत के मध्य परस्पर संबंध अवश्य रहे होंगे। तो जो अफ्रीका है और जो दक्षिण भारत है वो सटा हुआ था। ये प्लेट विवर्तन की वजह से, जो प्लेट हैं, प्लेटें घिसकती हैं, तो इसकी वजह से इधर इधर मूव हुआ दो प्लेट्स, और दोनों प्लेट्स मूव होने की वजह से अफ्रीका और भारत एक दूसरे से जुदा हो गए, ठीक। इस काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। तो अब कृषि भी नहीं हुआ था और पशुपालन भी नहीं हुआ था। तो इसका मतलब कि कृषि क्या है, यहाँ पे कट है। कृषि क्या है? पूरा पाषाण काल में कट है। इसके बाद क्या कट है? पशुपालन भी यहाँ से क्या है? गायब है। पशुपालन भी यहाँ पे इसका भी अस्तित्व नहीं है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, कृषि और पशुपालन पूरा पाषाण काल में, पूरे के पूरे पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल की बात हो रही है, मतलब मध्य और नव नहीं, सिर्फ पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में 3 खंड हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। तो इन तीनों काल खंडों में कृषि और पशुपालन का कोई देख रेख नहीं, मतलब कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। इस काल के मानव को अग्नि का ज्ञान हो गया था। ये भी पॉइंट भी नोटेड माय लॉर्ड। तो इसको भी नोट कर लीजिए कि अग्नि का ज्ञान हुआ है, ये याद रखिएगा, ज्ञान हुआ है, प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अग्नि का ज्ञान हुआ है परंतु वह उसके उपयोग से परिचित नहीं थे। अग्नि का ज्ञान तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से जंगलों में आग लगेगा ही तो वो देखेंगे, तो देखेंगे ही कि हाँ कुछ चीज़ है, कोई चीज़ तो है। ये तो आँख से देख लेंगे, हालाँकि कुछ समझ नहीं पाएँगे कि यह क्या है, लेकिन देखे होंगे, कम से कम निश्चित रूप से देखे होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अग्नि का ज्ञान हो ही गया होगा, क्योंकि जंगलों में आग लगेगी ही और वो लोग देखेंगे ही। कृषि और पशुपालन क्या चीज़ है? कृषि और पशुपालन क्या है कि उनके द्वारा किया जाएगा, उनके द्वारा किया जाएगा। उनका जब दिमाग विकसित होगा तो जाके आगे चल के कृषि और पशुपालन काम करेंगे। कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, भोजन उगाएंगे, मतलब अनाज उगाएंगे और भोजन पका के खाएंगे, ठीक है। लेकिन आग जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि पेड़ है, पेड़ है, पेड़ हम कह सकते हैं कि परिचित है। सीधी ऑफिशियली सी बात है कि पेड़ से तो परिचित होंगे ही होंगे, पेड़ से परिचित होंगे, क्योंकि पेड़ नेचुरली है। जो आग है उस समय वो भी नेचुरली था, आग जो है वो नेचुरली ही था, तो उससे परिचित होंगे ही होंगे, जिस तरह से पेड़ से परिचित होंगे। पेड़ देखेंगे, हाँ, मतलब जानेंगे नहीं, नाम उम नहीं जानेंगे, जैसे हम लोग कह रहे हैं पेड़, तो वो समझ जाएंगे हाँ है, पेड़ को देखे होंगे। इसी तरह से आग को भी देखे होंगे, तो इस तरह से वो परिचित थे, उसको यूज़ करना नहीं जानते थे, ठीक है। अतः वह कच्चे मांस का भक्षण करता था। तो चूँकि आग से परिचित तो है, देखा था उसने आग देखा था। हम लोग वहाँ पे देखे नहीं, गए नहीं हैं। जो विद्वान जिन्होंने बताया है वो वहाँ पे गए नहीं होंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से वो आग देख चुके होंगे, क्योंकि आग लगी थी, कई बार लगी होगी आग जंगलों में। उन आगों को उन्होंने देखा होगा बस।
तो इसका मतलब परिचित रहे होंगे। तो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, यूज़ न करने की वजह से क्या करते थे, वो कच्चे मांस का भक्षण करते थे। कंदमूल फल एवं पशुओं के शिकार पर निर्भर ऋतु चक्र पर आधारित रही होगी। तो कंदमूल फल एवं पशुओं के शिकार पर निर्भरता ऋतु चक्र पर आधारित रही होगी। तो ये जो कह रहा है कि जो कंदमूल फल फूल एवं पशुओं का शिकार पर निर्भरता ऋतु चक्र पर रही होगी। ये कहना चाह रहा है कि अगर कंदमूल और फल फूल, जैसे कि जंगलों में मान लीजिए कि कोई फल है तो उसका कोई मौसम रहता है खाने के लिए। हाँ, ये लोग सभी फल से तो परिचित रहे नहीं होंगे कि हाँ सब कुछ फलों से परिचित हो गए होंगे जिससे कि खाना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत सी चीज़ें तो जंगलों में जहर के रूप में होती है, उनको खा लेंगे तो मर जाएंगे। तो कुछ फसलें जो हैं ये परिचित रहे होंगे, वो फसलें क्या किसी ऋतु विशेष में ही पैदा होंगी वो फसलें। तो एक ऋतु विशेष में क्या होंगी कि फसलें पैदा होंगी, वो फसल खाएंगे। बाकी के ऋतु में जिनमें ज़्यादातर फसलें नहीं होंगी, कम फसलें होंगी लेकिन अपेक्षाकृत कम होंगी, तो उन मौसम में उनके शिकार करने का दर बढ़ जाता होगा। जिस मौसम में फसलें अधिक पैदा होती होंगी, फसलें अधिक मात्रा में पैदा होती होंगी, उस मौसम में क्या करते होंगे वो लोग, उस मौसम में ज़्यादातर वो फल फूल खाते होंगे, क्योंकि फल फूल खाने में उनको ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ता रहा होगा, तो ज़्यादातर फल फूल खाते रहे होंगे। लेकिन कोई मौसम ऐसा जैसा कि उसमें फल फूल का मात्रा कम रहे, फल फूलों की कंदमूल फलों की मात्रा क्या हो, कम हो, बहुत ज़्यादा फल फूल ना उगे, तो उस समय वो क्या उसका भरपाई करने के लिए वो पशुओं का शिकार करना वो अधिक कर देते होंगे। तो वही कह रहा है कि ऋतु पर निर्भर करता था पशुओं का शिकार करना, और कंदमूल फल फूल ये सब इकट्ठा करना वो किस पे आधारित था, ऋतु चक्र पर आधारित था। तो इसलिए ये कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि अतः वह कच्चे मांस का भक्षण करता था। कंदमूल फल एवं पशुओं का शिकार पर निर्भरता ऋतु चक्र पर आधारित रही होगी। आगे बात करें तो आत्मरक्षा मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य था। आत्मरक्षा, खुद की रक्षा करना भी बहुत बड़ा चुनौती था, बहुत ही बड़ा चुनौती था। एक तो जंगली जानवरों से, जंगली खूंखार जानवरों से। एक तो पहले तो जब जीवन अस्तित्व में आया होगा, जब मनुष्य चला होगा, तो सबसे पहले तो क्या कि किसी जानवर का मान लीजिए कि पहली बार किसी से सामना हो गया, किसी जानवर से, एक दो व्यक्तियों का, तो वो तो अगर पहली बार हुआ है तो वो तो समझेगा नहीं कि ये हमसे ताकतवर है कि हमसे कमज़ोर है। वो तो निकल लेगा वो शिकार करने के लिए, तो वो उल्टा वो क्या है कि जानवर मार के उसको खा जाएगा। तो ऐसे बहुत बार होने के बाद वो लोग समझे होंगे ना कि ये जानवर ताकतवर है। तो इससे क्या है कि उनके ऊपर जानवरों का भी खतरा था। ये आत्मरक्षा का एक प्रश्न, बहुत बड़ा क्या समस्या थी उनके पास, जानवरों से भी उनको खतरा था। इसके अलावा ठंडी में ठंड से, गर्मी में धूप से, सर्दी में मतलब कि बारिश में वर्षा से इनको बहुत प्रॉब्लम होती होगी। इसलिए आत्मरक्षा इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में रही होगी उस समय। तो आत्मरक्षा मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य था। फलतः पर्वत, कंदराएँ, नदियों के कगार उसकी शरण स्थलीय बने। तो पर्वतों के नीचे, पर्वतों के आसपास बड़े बड़े पर्वत जैसे हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े चट्टान हैं, तो चट्टानों के बीच में, उसके नीचे, पेड़ों के नीचे ये क्या करते थे, रहने लगे, अपने रक्षा के दृष्टिकोण से। अभी तक वास्तुकला, मृद भांड कला का विकास नहीं हुआ है, तो वो मिट्टी के बर्तन वगैरह अभी बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो इन सब का विकास नहीं हुआ था। अतः उसकी सृजनात्मकता जो है हथियारों और औजारों के निर्माण में प्रकट होती है। तो ये सब चीज़ नहीं तो बना रहे हैं, लेकिन हथियार तो बना रहे हैं। तो उनकी जो स्किल है, उनका जो कला है, उनकी हथियारों के निर्माण में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार पाषाण निर्मित औजार इस काल की क्रांतिकारी घटना थी। तो पत्थरों से बना हुआ औजार इस काल की क्रांतिकारी घटना थी, मतलब कि कोई चीज़, नई चीज़ आ गई है सामने, उस प्रकार का बदलाव था। आयुध निर्माण में क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, लैटेराइट एवं वेल्सीडनी यानी वेल्सीडोनी या वेल्सीडनी का उपयोग विशेष रूप से
किया गया। विद्वानों ने औजार निर्माण की दो प्रणालियों का उल्लेख किया है। उत्तरी भारत में फ्लेक प्रधान सोहन प्रणाली तथा दक्षिण भारत की कुठार प्रणाली। तो विद्वानों ने औजार निर्माण की दो प्रणालियों का उल्लेख किया है। उत्तर भारत की फ्लेक प्रधान सोहन प्रणाली तथा दक्षिण भारत की जो कुठार प्रणाली या हस्त कुठार प्रणाली वो है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था को दृष्टिगत करते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोगों में धार्मिक लोकोत्तर भावना का उदय नहीं हुआ होगा। तो धार्मिक भावना का उदय कैसे होगा? नहीं हुआ था। उस समय के मानव के रहन सहन तथा सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों से होती थी। कोई भाषा वाषा नहीं हुआ था, तो चित्र बना के वो अभिव्यक्ति करते थे एक दूसरे से। सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी पुरापाषाण युगीन भीमबेटका में देखने को मिलती है। तो भीमबेटका में सबसे पुराने चित्रकारी देखने को मिल रही है, जिनमें 243 प्रागैतिहासिक शैलाश्रय हैं। प्रारंभिक चित्रों में हरे और गहरे लाल रंगों का उपयोग हुआ है। भैंस, हाथी, बाघ, गैंडे और सूअर के चित्र विशेष रूप से देखने को मिले हैं, मतलब कि देखे गए हैं। कुछ चित्रों की लंबाई 2 से 3 मीटर तक और कुछ उनकी विशालता को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आदि मानव हैं, आदि मानव इन जंगली जानवरों को न केवल भयावह मानता रहा होगा, अपितु उनकी क्रूरता भी उनकी विशाल आकृतियों में प्रतिद्वंदित होती है। तो कुल मिला के उनकी जो बड़े बड़े आकृतियां बना रहे हैं मनुष्य, वो क्या दर्शा रहा है कि ये लोग बड़े भयावह रहे होंगे। जानवरों की क्रूरता और भयावहता, मतलब कि बड़े डरावने थे जानवर और बड़े ही क्रूर रहे होंगे, इसको दिखाने के लिए इन लोगों ने बड़े बड़े चित्र बना दिए, ये बताया जा रहा है। खुदाई और चित्रकारी से पता चलता है कि शिकार ही जीवन यापन का मुख्य साधन था। तो शिकार ही जीवन यापन का मुख्य साधन था। इन चित्रों में बनी शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष और स्त्री में सरलता से भेद किया जा सकता है। इन चित्रों में यह भी पता चलता है कि पूरा पाषाण युग के लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और उनका जीवन निर्वाह पशुओं एवं पेड़ पौधों पर निर्भर था। तो उनका जीवन जो निर्वाह था पशुओं एवं पेड़ पौधों पर उनका जीवन निर्वाह होता था। अब मध्य पूरा पाषाण काल की बात होगी। किसकी? मध्य पूरा पाषाण काल। एक तो होता है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पूरा पाषाण काल। तो अगर इसकी बात करें तो इस काल में भारी कमी आई। इस काल में किसमें? तापमान में भारी कमी आई, जिसका प्रभाव पाषाण प्रौद्योगिकी और औजारों की किस्मों पर पड़ा। 1960 वाले दशक के पूर्व तक मध्य पूरा पाषाणिक चरण की अलग पहचान नहीं की जा सकी थी, लेकिन उस दशक में इस चरण को पहचान कर एक पृथक चरण के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया और नेवासाई चरण की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसे विशिष्ट पहचान देने वाले उच्च कोटि के औजार महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। नेवासा के निकट चिरकी में मध्य पूरा पाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिले हैं, मतलब पूरा पाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय उद्योग मुख्यतः सल्क से बनी वस्तुओं का था। इस समय के मुख्य औजार फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है, तो ये होता है फलक। खुरचनी, जिसको स्क्रैपर कहा जाता है, इसमें एक ब्लेड होता है और इसका किनारा धारदार होता है। इसका उपयोग पेड़ की खाल या जानवरों की चमड़ा उतारने में किया जाता था। अगला जो औजार है वो है बेधनी। इसके दोनों सिरों की जो घिसाई करके प्रखर बनाया जाता है, जिससे आगे का भाग पतला एवं नुकीला बन सके।
तक्षणी की बात कर ले तो यह ब्लेड के समान ही होता है। इसका किनारा दो तलों के मिलने से बनता है। तक्षणी के काम वाले हिस्से की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती तथा इसका उपयोग मुलायम पत्थरों, हड्डियों, क्रोडों या गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी के लिए होता था। मध्य भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से मध्य भारत की मतलब भारत के सॉरी मध्य नहीं भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों से मध्य पुरापाषाणिक औजार पाए गए हैं। कौन से? महाराष्ट्र में। यहाँ पर नेवासा नामक स्थान से प्राप्त उपकरण अत्यंत उच्च कोटि के हैं। नेवासा के निकट चिरकी में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो महाराष्ट्र में नेवासा और चिरकी दो स्थल हैं जहाँ से मध्य पुरापाषाण काल के स्थल मिल रहे हैं। बात करें राजस्थान की तो थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा इन लोगों के लिए एक आदर्श क्षेत्र थी क्योंकि वहाँ मीठे जल के अस्थायी स्रोत के निकट ही औजारों के लिए अच्छे पत्थर भी सुलभ थे। तो वहाँ पे राजस्थान में थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा पर ये लोग रहे होंगे मध्य पुरापाषाण काल के लोग। दक्षिणी थार में मध्य पुरापाषाणिक उद्योग के अन्वेषक B.N. मिश्र ने इसे लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। यह उद्योग नेवासाई से मेल खाता है। इस उद्योग के साक्ष्य खोकरा, बारीधानी, मोंगरा आदि में मिले हैं। इस उद्योग का काल 45,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। अन्य क्षेत्रों में बात करें मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित अन्य क्षेत्र जो हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रांतों से भी विभिन्न पुरास्थल खोजे गए। यथा बिहार में सिंह भूमि तथा पलामू जिला बिहार में सिंह भूमि तथा पलामू जिला, उत्तर प्रदेश में चकिया वाराणसी के पास, सिंगरौली बेसिन जो कि मिर्ज़ापुर में है, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी और नर्मदा के किनारे स्थित समनापुर राजस्थान में बागन, बिराज, कादम्बिनी घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमालय में व्यास, बाणगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विभिन्न पुरास्थलों से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। किस काल के? मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण इनसे प्राप्त होते हैं। आगे बात करें तो अब होगी बात उच्च पुरापाषाण काल की। किसकी? उच्च पुरापाषाण काल की। पहले निम्न पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल, फिर तीसरे नंबर पे क्या होगी? उच्च पुरापाषाण काल। तो यहाँ पे उच्च पुरापाषाण कालीन अवस्था में आर्द्रता कम थी। आर्द्रता क्या हुई? कम हुई। इस अवस्था का विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं देखने को मिलती है। नए चकमक उद्योग की स्थापना, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। तो ये दो चीज़ क्या है? पॉइंट बी नोटेड मिलॉर्ड जैसी कुछ चीज़ें हैं। तो नए चकमक उद्योग की स्थापना पुरापाषाण काल के सबसे लास्ट फेज यानी कि उच्च पुरापाषाण काल में हुई। वहीं पे आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस का उदय हुआ वो भी उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा सकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से 2 गुना होता है। इस काल में तक्षणियों एवं खुरचनियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। इस युग में अस्थि उपकरणों का भी अधिकाधिक उपयोग किया जाने लगा। मत्स्यमाला, हार्पून और सुई जैसे कुछ औजारों की पहचान की गई है यहाँ पे। किससे? उच्च पुरापाषाण काल से। उच्च पुरापाषाण युग की एक सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज थी रोड़ी मलबे ढोंका चिनाई से बना लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाला स्थूल रूप से गोलाकार चबूतरा। रोड़ी मलबे से निर्मित इस चबूतरे के केंद्र में इलाहाबाद और बर्कले विश्वविद्यालय के उत्खननकर्ताओं ने प्राकृतिक पत्थर का एक तिकोना टुकड़ा
एक तिकोना टुकड़ा रखा हुआ पाया। उत्खननकर्ताओं के अनुसार ये उच्च पुरापाषाण युग के अंतिम आखेटक संग्रहकर्ताओं के किसी समूह द्वारा निर्मित किया गया था। ये जो सामान पाया गया है, जो उपकरण पाया गया है, संभवतः भारत में उच्च पुरापाषाणिक लोगों का प्रादुर्भाव पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ। रिवात में 55वें पुरातात्विक स्थल में पुरातत्ववेत्ताओं को क्वार्टजाइट के बड़े समानांतर पहलुओं वाले फलकों के निर्माण के प्रमाण भी मिले हैं। इस स्थल को मध्य से उत्तर पुरापाषाणिक चरण की ओर संक्रमण का सूचक माना गया है। अफगानिस्तान में संघाओं की गुफाओं में भी उत्तर पुरापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। लोहड़ी की पहाड़ियों में माइलस्टोन 101 में कुछ उत्तर पुरापाषाणिक उद्योग क्षेत्रों की पहचान की गई है। राजस्थान में राजस्थान में बुध पुष्कर के कतिपय उत्तर पाषाणिक स्थल मिले हैं, जिसमें मध्य और उत्तर पुरापाषाणिक स्थलों के बीच निरंतरता के तत्व दिखाई देते हैं। इसके अलावा बात करें तो बेलन और सोन घाटियों में अनेक उत्तर पुरापाषाणिक स्थलों का पता चला है। इन दोनों घाटियों का अन्वेषण 1960 के दशक में प्रोफेसर G.R. शर्मा द्वारा किया गया था। बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो में उत्तर पुरापाषाणिक चरण से लेकर नवपाषाण युग तक के क्रम का पता चलता है। यहाँ से पशुओं की हड्डियों के जीवाश्म भी पाए गए हैं। उत्तर पुरापाषाणिक उपकरण दक्षिणी आंध्र प्रदेश में रेनी गुंटूर में भी पाए गए हैं। कहाँ पे? रेनी गुंटूर में भी पाए गए हैं। यहाँ फलकों एवं तक्षणियों का बहुत बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश में वेटम चेरला में हड्डियों के बहुत से औजार मिले हैं। कर्नाटक के सोरापुर और बीजापुर जिले में बहुत से उत्तर पुरापाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। मध्य गुजरात में विसाडी से प्राप्त शिल्प उपकरणों में उत्तर पुरापाषाणिक तथा नेवासाई मध्यपाषाणिक तकनीकी का मिश्रण देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं। वाकाडकर महोदय के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया होगा। संभव है कि विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में बने हुए कुछ गुहा चित्र उच्च पुरापाषाण काल के ही हों। इस प्रकार के गुफा चित्र पश्चिमी यूरोप से भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पश्चिमी यूरोप से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण युग का आरंभ ईसा पूर्व 8000 के आसपास। ये अब बात हो रही है किसकी? मध्यपाषाण की। ये वाला हेडिंग ऊपर वाला क्या करिए? काट दीजिए। ये वाला हेडिंग हटा दीजिए। ये है मध्यपाषाण काल। अब पूरा का पूरा पाषाण काल समाप्त हो गया। अब बात हो रही है मध्यपाषाण काल के बारे में। तो मध्यपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 8000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। यह पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। धीरे धीरे तापक्रम बढ़ा और मौसम गर्म और सूखा होने लगा। इस परिवर्तन से मनुष्य का जीवन प्रभावित हुआ। पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों की किस्मों या प्रजातियों में परिवर्तन हुआ। औजार बनाने की तकनीकी में परिवर्तन हुआ और मनुष्य छोटे पत्थरों का उपयोग करता ही रहा। पर शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। अब न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा। ये भौतिक एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन पत्थर पर भी हुई चित्रकारी से भी प्रतिबिंबित होता है। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले।
इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार के पाषाण उपकरण खोज निकाले गए हैं। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार की बात कर लें अगर, तो मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। इसकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर तक है। कुछ सूक्ष्म औजारों का आकार ज्यामिति है। इसमें ब्लेड, क्रूड, नुकीले त्रिकोण और नवचंद्राकार प्रमुख ज्यामिति औजार हैं। कुछ स्थलों से हड्डी तथा सींग से बने हुए उपकरण भी मिलते हैं। पाषाण उपकरण चर्ट, फ्लिंट, कैल्सिडोनी, स्फटिक, जैस्पर, कार्नेलियस, आगेट जैसे कीमती पत्थरों से निर्मित हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। इस काल के कुछ प्रमुख औजार की विवेचन निम्नलिखित हैं। तो इस काल के जो प्रमुख औजार हैं उसकी बात करें तो उसमें है ब्लेड। यह एक प्रकार का विशेषीकृत पत्थर होता था। इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होती थी। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग कहा जाता है। प्रमुख औजार और जो है वो दूसरा क्रोड है। यह आकार में बेलनाकार होता है। इसकी पूरी लंबाई में फ्लूटिंग के निशान होते हैं। इसकी पूरी लंबाई में फ्लूटिंग के निशान होते हैं। इसमें एक सपाट प्लेटफॉर्म होता है। नुकीला औजार जिसे पॉइंट कहा जाता है, इसकी बात करें, यह एक प्रकार का टूटा तिकोना ब्लेड होता है। इसके तीनों सिरे ढलवा तथा ढालदार होते हैं। इसके सिरे सरल रेखीय या वक्र रेखीय होते हैं। अगला औजार त्रिकोण है, यानी कि ट्रायंगल। इसमें साधारणतया एक सिरा एवं एक आधार होता है और सिरे को धारदार बनाया जाता है। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। इसे तीर के अग्रभाग में भी लगाया जाता है। बात है अगले औजार की, तो वो है नवचंद्राकार। तो यह औजार भी एक तरह का ब्लेड होता है, लेकिन इसका एक सिरा वृत्ताकार होता है। इसका उपयोग अवतल कटाई के लिए किया जाता है। ऐसे दो औजारों को मिलाकर तीर का अग्रभाग तैयार किया जा सकता है। प्रमुख स्थल की बात करें तो राजस्थान में प्रमुख स्थल कौन थे? यहाँ पे पचपद्र नदी और सोजत इलाके में सूक्ष्म औजार काफ़ी मात्रा में मिले हैं। यहाँ पाई गई एक महत्वपूर्ण बस्ती तिलवारा है। तिलवारा है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बस्ती राजस्थान में तिलवारा है। तिलवारा में दो सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पहला चरण मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है तथा इस चरण की विशेषता सूक्ष्म औजारों का पाया जाना है। दूसरे चरण में चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े इन औजारों के साथ पाए गए हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। तो पॉइंट भी नोटेड मिलोट यहाँ पे कि मध्य पाषाणिक स्थल, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल। आपसे पूछ ले सवाल कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है, तो आपको बता देना है बागौर, जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ 1968 से 70 तक BN मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से अवस्था एक या संस्कृति की सबसे प्रारंभिक अवस्था का समय 5000 ईसा पूर्व से लेकर 20,000 ईसा पूर्व तक निश्चित किया गया है। 5000 से 2000 ईसा पूर्व तक निश्चित किया गया है। पूरे स्थल में जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली हैं। तीनों चरणों से संबंधित कब्रों में भी प्राप्त हुई हैं। तीनों चरणों से संबंधित कब्रें भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कहाँ से? भीलवाड़ा से। तो यहाँ से तीनों कब्र कालखंडों से संबंधित कब्र भी प्राप्त हुआ है। यहाँ मानव कंकाल भी मिला है। झोपड़ियों और खड़ंजों द्वारा फसों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ का उद्योग मुख्य रूप से
फलकों पर आधारित था। पत्थर की वस्तुओं में छल्ला पत्थर भी शामिल है। गुजरात में प्रमुख जो स्थल है उसकी बात करें तो नर्मदा, जो ताप्ती है, नर्मदा है, माही है और साबरमती नदियों के आसपास कई मध्य पाषाणयुगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें जो प्रमुख है स्थल वो है अक्खज, बलसाना, हीरपुर और लंघनाज महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसमें से एच.डी. संकालिया द्वारा उत्खनित लंघनाज स्थल की विशेषता यह है कि शुष्क क्षेत्र में उद्घटित यह पहला स्थल है जिसमें मध्य पाषाणिक संस्कृति के विकास के क्रम का पता चलता है। यहाँ रेत के ठोस टीलों के 100 से अधिक स्थल हैं। लंघनाज में 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं। पहले चरण में सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कब्रें और पशुओं की हड्डियां मिली हैं। सूक्ष्म औजारों में ब्लेड, त्रिकोणीय औजार, अर्धचंद्राकार औजार, खुरचनी और तक्षणी प्रमुख हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से लंघनाज की बात करें तो लंघनाज को याद करिएगा। लंघनाज से 14 कंकाल तंत्र भी पाए गए हैं। कहाँ से? लंघनाज से 14 मानव कंकाल भी पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ इलाहाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित सराय नहर अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सराय नहर उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल से संबंधित, तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ का उत्खनन कार्य G.R. शर्मा द्वारा संपन्न हुआ। यहाँ एक छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। छोटी बस्ती का साक्ष्य जो मिला है मध्य पाषाण काल से संबंधित सराय नहर राय में मिला है। इसके अतिरिक्त अनेक छोटी भट्टियाँ, एक लकड़ी सामुदायिक भट्टी, मतलब एक बड़ी सामुदायिक भट्टी, यहाँ पे सामुदायिक भट्टी का भी साक्ष्य मिला है। तो एक बड़ी सामुदायिक भट्टी यहाँ से मिली है। झोपड़ी का फर्श और कई कब्रें मिली हैं यहाँ से लंघनाज से। यहीं से स्तंभ गर्त क्या मिला है? स्तंभ गर्त का मतलब है कि जैसे गड्ढा, एक गड्ढा मिला है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई स्तंभ, मतलब कि खड़ा किया गया हो, जैसे कोई खंभा खड़ा किया गया हो। जैसे कोई खंभा खड़ा है और खंभा गिर जाए तो वो गड्ढा वहाँ पे कुछ दिन तक रहता है, तो उस तरह का गड्ढा वहाँ पे पाया गया है। तो यहीं से स्तंभ गर्त के भी प्रमाण मिले हैं। स्तंभ गर्त का प्रमाण मिलने का अर्थ ये है कि झोपड़ी उपड़ी बनाना, जैसे झोपड़ी बनाने के लिए कोई स्तंभ खड़ा करते हैं, जो खंभा खड़ा करते हैं, थुंदी खड़ा करते हैं, जो उस तरह का चीज़ मिला था। तो स्तंभ गर्त का अर्थ है कि रहने के फर्श पर ऐसे गर्त जिसमें स्तंभ गाड़े गए हैं और उन पर छत बनाई गई है। तो जैसे मड़ई, टटरी, छटरी ये सब बनाते हैं तो वो बनाए रहे होंगे। यहाँ से ढेर सारे नरकंकाल भी प्राप्त हुए हैं। कुछ अस्थि तथा सिंह निर्मित उपकरण भी मिले हैं यहाँ पे। समाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर भी प्रकाश पड़ता है। समाधि स्थल में शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर पाया गया है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा, वो जो सराय नहर के अलावा प्रतापगढ़ जिले में एक स्थित स्थल है महदहा, प्रमुख स्थल है। ये मध्य पाषाणकालिक प्रमुख स्थल है। यहाँ की खुदाई कब हुई थी? 1978 से 80 के बीच में की गई थी। यह शोभी स्तंभ गर्त के साथ पाए गए हैं। यहाँ यहाँ से भी स्तंभ गर्त पाए गए हैं, जो कि सराय नहर राय से भी पाए गए हैं। तो सराय नहर राय और महदहा से दोनों जगह से स्तंभ गर्त पाए जा रहे हैं। यहाँ हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं, जिसमें मृग सिंह के छल्लों की माला। तो मृग सिंह, हिरण के जो सिंह है, हिरण का जो सिंह होता है, उसके सिंह के छल्लों की माला, उसके सिंग काटा गया, काट के छोटे छोटे चीज़ बनाया गया, छोटे बनाया गया, उसके टुकड़े किए गए, फिर उसका माला बनाया गया। तो ये चीज़ महदहा से प्राप्त हुआ है। और हड्डियों के आभूषण भी यहाँ पे पाए गए हैं। कहाँ से? महदहा से। याद रखिएगा, महदहा से हड्डियों के आभूषण भी पाए गए हैं। यहाँ से बारहसिंहा, भैंस, हाथी, गैंडा,
सूअर, कछुए और पत्तियों के अवशेष भी मिलते हैं। यहाँ अनेक ऐसे समाधान मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है, तो ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है। महदहा से ऐसा भी समाधान मिलता है जिसमें 2 व्यक्तियों को एक कब्र में ही दफनाया गया है। महदहा से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर दमदमा पुरा स्थल है। तो महदहा के अलावा उत्तर प्रदेश में दमदमा भी है, तो पुरा स्थल है। 1982 ईस्वी से 87 तक यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। कहाँ? दमदमा पे। दमदमा, महदहा और सराय नहर राय 3 प्रमुख स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी तथा सिंह के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ साथ 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। गर्त चूल्हे का मतलब ये है कि ये ज़मीन हो गया, ये क्या हो गया? ज़मीन हो गया। ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद के चूल्हा बनाना, तो ये जैसे ज़मीन हो गया, ठीक। ये क्या है? ज़मीन हो गया, ठीक। ये ज़मीन हो गया। आगे बढ़िए, इस ज़मीन को यहाँ पे खोद दिया गया, ऐसे ऐसे चूल्हा बना दी गई। ये जैसे यहाँ पे डेगची पुरवा रख के खाना बना लीजिए, उस तरह से गर्त चूल्हे, मतलब कि ज़मीन में खोद कर चूल्हा बनाया गया, वो चूल्हा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, सूअर आदि की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुओं आदि की भी हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा जो ये था वो समाप्त होता है। मध्य पाषाण काल हम लोगों का हो गया। अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा नव पाषाण। ठीक है, नव पाषाण काल से पहले कुछ चीज़ें, जैसे उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल क्या है, अभी बाकी रह गए हैं। इसके अलावा जो मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल के कुछ जो वो हैं, क्या है, मध्य पाषाण काल के जीवन यापन जो है, मध्य पाषाण काल का जीवन यापन, लाइफ स्टाइल जो है, जीवन यापन, वो भी टॉपिक अभी बचा हुआ है। जीवन यापन वाला टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल और भी बाकी जो प्रमुख स्थल रहे होंगे जिस क्षेत्र में मध्य पाषाण काल से संबंधित, उस पर बात होगी। उसके अलावा मध्य पाषाण काल के जीवन शैली पे बात होगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग नव पाषाण काल की ओर। किसकी ओर? नव पाषाण काल की ओर। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट करने के बाद फिर प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जो प्रश्न हैं दिए गए हैं उस पुस्तक में, उसको भी कवर करेंगे। तो आप इस श्रृंखला में हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ जो भी पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं, जो चर्चित पुस्तकें हैं मार्केट में, जो परीक्षा, जो क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो प्रतिस्पर्धी इम्तिहान जो होते हैं, उन इम्तिहानों के लिए जो चर्चित पुस्तकें हैं मार्केट में, उन सभी पुस्तकों का यहाँ पे क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। एक तरफ उन सभी पुस्तकों का अध्ययन किया जाएगा। उन पुस्तकों में जितने प्रश्न हैं उन प्रश्न पे चर्चा होगी। जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।